नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर एंड नेशनल इनकम के बीच में किस तरीके से संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्थिक कल्याण किसको कहते हैं, उसके बाद ही हम इन दोनों का संबंध जान पाएंगे। तो आर्थिक कल्याण क्या है? आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध जानने से पहले आर्थिक कल्याण को परिभाषित करना आवश्यक है। कल्याण मन की एक स्थिति होती है जो मानवीय खुशी और संतुष्टि को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। तो कल्याण क्या होती है? मानसिक स्थिति है, मेंटल स्टेटस है, जिसमें अपन मानवीय खुशी और संतुष्टि यानी कि हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन को प्रदर्शित करती है। वास्तविकता में कल्याण मानव मन की एक खुशहाल स्थिति है, वो एक हैप्पीनेस वाली स्टेज है। अर्थशास्त्री पीगू जो है, एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले सभी संतोषों या संतुष्टियों के कुल योग को व्यक्तिगत कल्याण कहते हैं। यानी कि इंडिविजुअल वेलफेयर किसको मानते हैं? व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत संतुष्टियों के योग को। और उसके बाद में जो सामाजिक कल्याण है उसको मानते हैं कि व्यक्ति जो समाज में सभी व्यक्ति हैं उनके व्यक्तिगत कल्याणों का योग है, वो क्या कहलाएगा? सामाजिक कल्याण। तो इस तरीके से पीगू ने व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण को परिभाषित किया है। इसके अलावा वह कल्याण के आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण में भी विभक्त करता है। इन दोनों में अंतर करते हुए लिखता है कि आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह हिस्सा है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो वो सामाजिक कल्याण के दो हिस्से करता है, आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण। और आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह हिस्सा है जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। पीगू आर्थिक कल्याण को बहुत महत्व देता है क्योंकि कल्याण का एक बहुत ही व्यापक शब्द हो जाता है और उसका एक हिस्सा है आर्थिक कल्याण। उनके शब्दों में हमारी जांच की सीमा सामाजिक या सामान्य कल्याण के उस हिस्से तक ही सीमित हो जाती है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मापने वाली छड़ के संबंध में या मुद्रा से मापे जाने वाली छड़ के रूप में मापा जा सकता है। इसके विपरीत गैर आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह हिस्सा है जिसे पैसे में या मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। उदाहरण के लिए नैतिक कल्याण। तो वो कहते हैं गैर आर्थिक कल्याण जो है वो हिस्सा है जिसको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है। लेकिन मुद्रा के आधार पर आर्थिक और गैर आर्थिक कल्याण के बीच जो अंतर किया जाता है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। और खुद पीगू भी इस बात से सहमत है कि भाई ये जो अंतर है वो सही नहीं है। वो कहते हैं कि गैर आर्थिक कल्याण में दो तरीक़ों से सुधार या वृद्धि की जा सकती है। पहला होता है आय अर्जन की विधि द्वारा, और जिसमें कि जैसे आय अर्जन की तरीका क्या है, उसकी दशाएं क्या है। तो लंबे समय तक और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने से आर्थिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा होता है आय व्यय पद्धति के द्वारा, यानी कि आर्थिक कल्याण में यह माना जाता है कि विभिन्न उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय से संतुष्टि की समान मात्राएं मिलती हैं, जो कि अपन उपभोक्ता संतुलन की दशाओं में या उपभोक्ता संतुलन की शर्तों में देखते हैं कि सभी वस्तुओं पर किए गए व्यय से समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब खरीदे गए सामान की उपयोगिता में गिरावट का दौर आता है, यानी कि नेगेटिव उपयोगिताएं प्राप्त होना स्टार्ट होती हैं, घटती हुई उपयोगिताएं, आसमान उपयोगिता का नियम लागू हो जाता है, तो उसके कारण गैर आर्थिक कल्याण घटने लग जाता है और परिणामस्वरूप कुल कल्याण में भी गिरावट आती है। तो ये सब, लेकिन पीगू का मानना है कि जो ये गैर आर्थिक कल्याण वाले जो प्रभाव हैं या उनकी गणना करना संभव नहीं होता है, क्योंकि गैर आर्थिक कल्याण को मुद्रा के रूप में मापना संभव नहीं होता है। तो इसको जो है कैलकुलेशन में शामिल करना संभव नहीं होता है। इसलिए अर्थशास्त्री को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए, ये मान्यता लेते हुए आगे चलना चाहिए कि आर्थिक कल्याण पर आर्थिक कारणों का जो प्रभाव पड़ता है वो कुल कल्याण पर भी समान रूप से लागू होगा। तो जो कारक आर्थिक कल्याण को प्रभावित करते हैं जिस तारीफ से, यानी कि बढ़ाते हैं, तो वो कुल कल्याण को भी बढ़ाएंगे, और आर्थिक कल्याण को घटाते हैं तो वो कुल कल्याण को भी आगे बढ़ना पड़ता है। पीगू इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल कल्याण में वृद्धि होगी और आर्थिक कल्याण में कमी होने से कुल कल्याण में भी कमी होगी, ये वाइस वर्सा वाली सिचुएशन पर। लेकिन ये हमेशा संभव नहीं होता है, क्योंकि आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने वाले कारणों से गैर आर्थिक कल्याण भी कम हो सकता है। इसलिए कुल कल्याण में वृद्धि अनुपात अनुमानित से कम हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने देखा कि आय में वृद्धि के साथ आर्थिक कल्याण और कुल कल्याण दोनों में वृद्धि, और इसके विपरीत। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका आर्थिक कल्याण बढ़े कुछ कारणों की वजह से और उनसे गैर आर्थिक कल्याण भी बढ़े, लेकिन ऐसा पॉसिबल है।
लेकिन आर्थिक कल्याण न केवल आय की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि इसके कमाने के और खर्च करने के तरीके पर भी निर्भर करता है। जब श्रमिक कारखानों में काम करके अधिक कमाते हैं, लेकिन झुग्गी झोंपड़ियों में और ख़राब वातावरण में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कुल कल्याण में वृद्धि हो, चाहे से आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो गई हो। यानी कि वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उसका आर्थिक कल्याण बढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके रहने की दशाएँ और काम करने की दशाएँ ठीक नहीं हैं तो उसका आर्थिक कल्याण तो बढ़ सकता है, लेकिन कुल कल्याण में गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि गैर आर्थिक कल्याण उसका घट सकता है। इसी तरह आय के अनुपात में उसके खर्च में अधिक वृद्धि हो जाए तो परिणाम स्वरूप कुल कल्याण को बढ़ा हुआ नहीं माना जा सकता। अगर वे अपनी बढ़ी हुई आय को हानिकारक वस्तुओं जैसे कि शराब है, सिगरेट है, जुआ है आदि पर खर्च करते हैं, तो इसलिए आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का संकेतक नहीं हो सकता है। तो यही बात हो रही है कि भाई जब आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि कुल कल्याण बढ़े। यदि किसी व्यक्ति का खर्च बढ़ गया है लेकिन वो अनुत्पादक या नुकसानदायक वस्तुओं पर खर्च बढ़ा रहा है, तो उससे उसका कल्याण, गैर आर्थिक कल्याण घट जाएगा और कुल कल्याण भी घट जाएगा, जबकि उसका खर्च बढ़ रहा है। अब बात आती है आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध की, तो वो किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पिगू आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, क्योंकि दोनों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो कुल कल्याण भी बढ़ता है, और इसके विपरीत, जैसा कि पहले मान्यता ली है कि कुल कल्याण और आर्थिक कल्याण को समरूप या समानुपाती माना गया है कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो भी घटेगा। तो आर्थिक कल्याण पर राष्ट्रीय आय के प्रभावों का दो तरीके से अध्ययन किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन से और राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन से। तो अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन से कल्याण पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़े तो धनात्मक, राष्ट्रीय आय घटे तो ऋणात्मक। राष्ट्रीय आय में धनात्मक परिवर्तन से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि इसका आकार बढ़ जाता है। परिणामस्वरूप लोगों को वस्तु और सेवाओं का अधिक उपयोग करने को मिलता है, जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो लोगों के लिए वस्तु और सेवाओं की उपलब्ध मात्रा बढ़ जाएगी, जबकि राष्ट्रीय आय में ऋणात्मक परिवर्तन से इसकी मात्रा में कमी आती है। लोगों को उपभोग के लिए कम सामान और सेवाएं मिलती हैं, जिससे आर्थिक कल्याण में कमी आती है। लेकिन ये रिश्ता कई कारकों पर निर्भर करता है। अब ये बात तो हो गई कि भाई राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो कल्याण भी बढ़ सकता है, घटेगी तो घट सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स पर ये रिलेशनशिप डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला है कीमतों में बदलाव या परिवर्तन। तो राष्ट्रीय आय में बदलाव वास्तविक है या मौद्रिक है, इसका पता हमें कैसे लगेगा। यदि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तनों के कारण होता है तो आर्थिक कल्याण में वास्तविक परिवर्तन को मापना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए, जब कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि संभव नहीं है, क्योंकि यह संभव है कि माल और सेवाओं का उत्पादन बढ़ा ही नहीं हो और केवल कीमतें बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। यह अधिक संभावना है कि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण में गिरावट आ जाएगी। यह केवल राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि ही है जो आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है। तो अपन एक काल्पनिक उदाहरण ले सकते हैं कि भाई एक मान लो मजदूर है, पहले उसको जो पैसा मिल रहा था वो पहले 10,000 मिल रहा है, बाद में भी 10,000 मिल रहा है, लेकिन जो कीमतें वस्तुओं की बढ़ गई हैं, पहले उसको सस्ती रेट में सामान मिलता था, अब महंगी रेट में सामान मिल रहा है। तो उत्पादित वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य देखेंगे तो वो तो बढ़ा हुआ आएगा, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई आएगी, लेकिन वो पहले की तुलना में कम सामान खरीद पा रहा है, तो उसका जीवन स्तर घट जाएगा, उसका कल्याण कम हो जाएगा। दूसरा है काम करने की स्थिति या दशाएं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस तरीके से हो गई है। यदि आर्थिक कल्याण में वृद्धि के बारे में नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि श्रम के शोषण के द्वारा प्राप्त की गई हो। यदि राष्ट्रीय आय तो बढ़ गई, लेकिन वो कैसे बढ़ाई गई है, श्रमिकों के शोषण कर करके, तो उसको आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि श्रमिकों से अधिक घंटे काम करा करके उत्पादन में वृद्धि की गई है, या उन्हें न्यूनतम से भी कम मजदूरी दे करके और उत्पादन करवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा मजबूरन उन्हें अपने बाल बच्चों को भी काम पर रखना पड़ रहा है, अपने बच्चों को काम पर लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्हें फैक्ट्रियों और घर तक आने जाने की सुविधाएं नहीं हैं, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं, और ऐसे में वो क्या है, शहरों के आसपास झुग्गी झोंपड़ियों में और ख़राब वातावरण में रह रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य और उनकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे जो नेगेटिव फैक्टर्स हों वो जो हैं उनकी इनकम में वृद्धि होने के बावजूद उनके कल्याण को बढ़ने नहीं देंगे। उनके जो गैर आर्थिक कल्याण है या आर्थिक कल्याण है उसको घटा करके कुल कल्याण को घटा देंगे।
तो ये इनके काम करने की दशाओं वाली स्थितियाँ और कीमतों में परिवर्तन के दो कारक हमने देखे जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद उनका कल्याण नहीं बढ़ता है। शेष कारकों की हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।